हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जैसे कि आप उत्तराखंड पुलिस, एसआई, कांस्टेबल, पटवारी, बीडीओ, बीपीडीओ, कनिष्ठ सहायक या जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, तो आप इस सीरीज को, इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चनों की संख्या रहेगी 25 और तब तक दोस्तों आपने जो यहाँ पर स्क्रीन पर है, इनके बारे में ये कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। अभी तक आपके मन में आ जाना चाहिए था या आ गया होगा बहुत से लोगों का, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए। अब दोस्तों मैंने सोचा कि जैसे उपन्यास, जैसे आपका बंटी किसका उपन्यास है, सिर्फ एक ही प्रश्न बनेगा। महाभोज किसका उपन्यास है, एक कहानी ये है भी, किसकी रचना है, किसका उपन्यास है, इस तरह से। तो फिर मैंने सोचा कि इससे अच्छा जो सारी रचनाएं है वो आपको इस वीडियो में मैं दे दूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहले इनके बारे में बताता हूँ मैं आपको। ये हैं दोस्तों मन्नू भंडारी, आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा मन्नू भंडारी, और इनका जन्म हुआ था 3 अप्रैल 1931 को। 3 अप्रैल 1931 को। अभी ये 90 वर्ष की इनकी आयु है और इनका जन्म हुआ था भानुपुरा, मध्य प्रदेश में। और जीवन साथी यहाँ पर दे रखा है राजेंद्र यादव। अब दोस्तों इनकी जो कहानियाँ हैं ये आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आता है इनसे प्रश्न। और मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा, अक्सर इनसे प्रश्न आ जाता है एग्जाम में। कहानी इनकी है एक प्लेट सैलाब, ये याद रखेगा, एक प्लेट सैलाब। मैं हार गई, ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद कर लीजिएगा आप लोग। मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, 3 निगाहों की एक तस्वीर, ये भी इसको भी याद कर लीजिएगा। यही सच है, यही सच है, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर और एक प्लेट सैलाब, ये इनकी कहानी है, इनको आप जरूर याद करिएगा। और बढ़ते हैं, एक त्रिशंकु है, और त्रिशंकु और आंखों देखा झूठ, ये भी है इनकी रचना, ये भी आप कहानी है, ये आप याद रखिएगा। अब दोस्तों ये जो इनकी एक अकेली वाली कहानी है, आंखों देखा झूठ, अकेली, अकेली, ये है कहानी सोमा बुआ के नाम के पात्र। ये पूछा जा सकता है कि पात्र इसमें कौन है, जैसे यशोधर बाबू वाले में जो मनोहर श्याम जोशी जी की थी उसमें पूछ लिया गया था। अकेली, यह कहानी सोमा बुआ के नाम के पात्र को केंद्र में रखकर लिखी गई है। सोमा अपने पड़ोस से मिलने घुलने के प्रयासों के बावजूद अकेली पड़ जाती है। वह अकेली इसलिए है क्योंकि वह परित्यक्तता है, बूढ़ी हो चली है और उसका पुत्र भी उसे छोड़कर जा चुका है, और अपने परिवेश के साथ घुलने मिलने उसके प्रयास भी एक तरफा है। तो अकेली याद रखेगा, सोमा बुआ, आप ये पात्र याद रखेगा। बाकी ये कहानी जो भी है अगर आप पढ़ना चाहें तो अच्छी बात है। उपन्यास दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, उपन्यास आपका बंटी, ये एग्जाम में आ चुका है प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है। उपन्यास आपका बंटी, यह उपन्यास विवाह विच्छेद यानी कि जो तलाक होता है वो विवाह विच्छेद की त्रासदी में पिस रहे एक बच्चे को केंद्र में रखकर लिखा गया है, ये आप याद रखिएगा। आपका बंटी उपन्यास ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है 1 इंच मुस्कान। 1 इंच मुस्कान, लेखक और पति, जो इनके पति है, जो अभी मैंने बताया जीवन साथी, जो स्टार्टिंग में ही देखा था, राजेंद्र यादव, इनके साथ लिखा गया है 1 इंच मुस्कान, और ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। और एक दुखांत प्रेम कथा है, एक अंक इसमें, ये आप इसको आप पढ़ सकते हैं अगर आप सर्च करके देखेंगे तो। महाभोज, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महाभोज, ये भी इनका उपन्यास है। 1 इंच मुस्कान, ये भी इनका उपन्यास है। और आपका बंटी, ये भी इनका उपन्यास ही है। ये सब उपन्यास है। विधा की रचना क्या है, ये भी अक्सर एग्जाम में आ जाता है, किस विधा की रचना है, उपन्यास, कहानी, नाटक, संस्मरण, इस तरह से। यह उपन्यास नौकरशाही और राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार के बीच आम आदमी की पीड़ा को उद्घाटित करता है, ये आप और देख लीजिएगा इसको, इसके बारे में ज़्यादा। महाभोज, ये आप याद रखें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों पर। दोस्तों ये आपने देख ही लिया होगा। बाकी नाटक इनका बिना दीवारों का घर, किसका नाटक है पूछा जा सकता है। ये ऑप्शन नंबर, ये यहाँ पर देखिए, बिना दीवारों का घर, ये नाटक है। बाकी इनके बारे में हम देख ही चुके हैं, आंखों देखा झूठ, ये त्रिशंकु, खलनायक विदूषक, ये भी है। और एक कहानी ये भी, ये आपका बंटी, महाभोज, ये सब इंपॉर्टेंट में है, ये आप इन्हें जरूर नोट करिएगा। तो अब पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। पहला हमारा पत्र का ये प्रश्न है, किस प्रकार के पत्र का मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है से आरंभ होता है, ये आपको बताना है। परिपत्र, शासकीय पत्र, या फिर अर्धशासकीय पत्र, या फिर प्रेस विज्ञप्ति। और इसके बाद भी जो हमारा है ये भी पत्र वाला ही है। दोस्तों ये किस प्रकार के पत्र का मुझे ये कहने का निर्देश हुआ, ये आरंभ होता है दोस्तों, ये हो जाएगा शासकीय पत्र, ऑप्शन नंबर बी हमारा। अब शासकीय पत्र में इस तरह से, जैसे कि मुझे ये कहने का आदेश हुआ, जैसे केंद्र सरकार जैसे किसी राज्य सरकार को लिख रही है, तो इस तरह से ये शासकीय पत्र हो जाएगा, मुझे ये कहने का आदेश हुआ है, निर्देश हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, ये भी पत्र वाला ही है दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से।
कौन सा एक पत्र आदेश के द्वारा नए पद की मंजूरी, अवकाश की स्वीकृति, नियुक्ति, पदोन्नति संबंधित जानकारी हेतु जारी किया जाता है? जैसे कोई नए पद की मंजूरी, जैसे कोई नई विज्ञप्ति भर्ती आने वाली है, अवकाश की स्वीकृति, नियुक्ति, पदोन्नति से संबंधित जानकारी हेतु जारी किया जाता है शासकीय पत्र या फिर अर्ध सरकारी पत्र, और परिपत्र या फिर कार्यालय आदेश। ये दोस्तों इस तरह से कार्यालय आदेश में ऊपर से लिखा रहता है कार्यालय आदेश, और जो भी है फिर अवकाश की स्वीकृति ये आज ये रहेगा इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारा कार्यालय आदेश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। तो अब करते हैं दोस्तों, 2 क्वेश्चन तो वो हो गए, बाकी जो अभी आपको मन्नू भंडारी जी के बारे में बताया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए, और आपको याद भी रहेगा एग्जाम में आपका निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो अब दोस्तों इसमें थोड़ा जैसे ये इसको आप ऑप्शन ए मान लीजिएगा, इसको बी मान लीजिएगा, इसको सी, इसको ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिपके हुए हैं। तो जो ये दोस्तों वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होता है वहाँ से प्रश्न है, और अक्सर यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलता है। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो के लिए एक शब्द है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ध्यान से पढ़ना है इसको और इसका समझना है अर्थ आपको। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो के लिए एक शब्द है, विधि अनुसार, संवैधानिक, असंवैधानिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाला जो सी है हमारा, इसको सी मानेंगे हम, ऑप्शन नंबर सी असंवैधानिक। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो तो ये हो जाएगा असंवैधानिक। बिल्कुल आप याद रखेगा एग्जाम में, क्योंकि संवैधानिक होगा नहीं, विरुद्ध हो कह रहा है, तो विरुद्ध यानी कि उसका खिलाफ हो, तो कैसे हो जाएगा संवैधानिक? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा जो सी है ये हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द आदित्यवार का तद्भव होगा? आदिवार, इतवार, दिनवार या फिर इनमें से कोई नहीं। आज भी दोस्तों वो दिन है, ये जो आदित्यवार है, पहले आदित्यवार, तो आज क्या है, आज भी इतवार है, तो ये भी इतवार ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, आदित्यवार का इसका हो जाएगा तद्भव। ये हो गया दोस्तों तत्सम शब्द। तत्सम दोस्तों जैसे संस्कृति के समान जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अग्नि को अग्नि लिखते हैं, जैसे हम अग्नि, तो इसका जैसे तद्भव हो जाएगा तो आग। तो ये आप परिवर्तित रूप समझ गए होंगे। जो संस्कृति के समान जैसे अग्नि, ये हो गया आग, तो ये हो गया तद्भव। तो संस्कृति के समान जो होंगे वो तत्सम होंगे, और जिसका परिवर्तित रूप जैसे आग हो गया ये हो गया तद्भव इस तरह से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा इतवार, ये हो जाएगा आदित्यवार, इतवार। अगला क्वेश्चन है, रिद्धि सिद्धि पाना का अर्थ है? रिद्धि सिद्धि पाना, समृद्धि और सफलता पाना, भगवान को पाना, अनुतीर्ण होना या फिर इनमें से कोई नहीं। एक सेकंड के लिए इनमें से कोई नहीं, इसको भी हटा देते हैं। अनुतीर्ण होना, अब रिद्धि सिद्धि पाना, कोई फेल होना या अनुतीर्ण होना ये तो होगा नहीं। भगवान को पाना, अब रिद्धि सिद्धि पाना यानी कि तुमने भगवान को पा लिया, ऐसा भी नहीं। समृद्धि और सफलता पाना, ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। रिद्धि सिद्धि पाना, समृद्धि और सफलता पाना, ये दोस्तों बिल्कुल सटीक है इसके लिए इसका अर्थ। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों ये अलंकार का प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया था पहले। रावण सिर सरोज वनचारी चल रघुवीर सिली मुखधारी में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। अनुप्रास है, श्लेष है या यमक है या फिर इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। रावण सिर सरोज वनचारी चल रघुवीर सिली मुखधारी में अलंकार हो जाएगा दोस्तों श्लेष। श्लेष, अब श्लेष में होता क्या है कि श्लेष में होता है, इसका अर्थ होता है श्लेष का चिपकना। जैसे ये शब्द यहाँ पर से चिपके हुए हैं तो ये तो खैर अलग चीज़ है, पर श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। ये आप याद रखें। जहाँ पर दोस्तों श्लेष अलंकार में क्या होता है, जहाँ पर एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर वहाँ से मतलब कि एक दो अर्थ दे, ज़्यादा अर्थ दे, तो वहाँ पर होता है हमारा श्लेष अलंकार। तो इसमें हो जाएगा रावण सिर सरोज वनचारी चल रघुवीर सिली मुखधारी, इसमें हो जाएगा श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन है समास, पर समास वैसे है नहीं, पर जो लोग पुलिस पटवारी इनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंचवटी में कौन सा समास है? एक समास आ जाएगा और आपको पहचानना आना चाहिए। पंचवटी द्वंद्व, अव्ययीभाव, द्विगु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पंचवटी में हो जाएगा 5 वटों का समाहार यानी कि द्विगु। और अव्ययीभाव समास में पहले अव्यय होता है, यथाशक्ति, प्रतिदिन, इस तरह से। और द्वंद्व में जैसे कि द्वंद्व में जैसे भाई बहन, सुख दुख, इस तरह से बीच में जो योजक चिन्ह यानी कि जो डैश इस तरह का मिले तो वो हो जाएगा हमारे द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है, गागर में सागर उक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। गागर में सागर उक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? घनानंद रीति मुक्त के कवि थे, केशवदास, बिहारी या फिर जयशंकर प्रसाद। तो गागर में सागर दोस्तों ये बिहारी के लिए
बिहारी लाल चौबे इनका पूरा नाम था, और बिहारी के लिए ये है, और ये राजस्थान से संबंधित है बिहारी। और दोस्तों ये क्योंकि इनके बिहारी सतसई वो एक इनके लिए एक इनकी रचना, और गागर में सागर सतसई यानी कि 700 से ज़्यादा, करीब 700 से ज़्यादा उसमें दोहे हैं, और बिहारी सतसई सतसई इनकी है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और गागर में सागर उक्ति इनके लिए जो है प्रसिद्ध है बिहारी के लिए, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां प्रश्न है, इधर कुआं उधर खाई लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। इधर कुआं उधर खाई, अब आप तो खैर बचपन से पढ़ते आए होंगे, दोनों ओर से संकट न होना, और परिश्रम अधिक लाभ कम, देखने में सज्जन हृदय से कपटी, या इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों इधर कुआं उधर खाई, दोनों ओर से संकट न होना, यहाँ पर ये न लगा के, तो ये हमारा कई लोग जल्दीबाजी में करेंगे ऑप्शन नंबर ए, तो आपका हो गया गलत। ये न को आपको नहीं पहचानना, ये इसका होगा दोनों ओर से संकट होना, इधर कुआं और उधर खाई, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये अगर यहाँ पर न ये नहीं होता तो तब हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाता, तो इसकी वजह से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों ओर से संकट होना, दोनों ओर से संकट, इधर कुआं है उधर खाई है, कहाँ जाए बेचारा। परिश्रम अधिक लाभ कम, ऐसा भी नहीं होगा, ये देखने में सज्जन, ये भी नहीं होगा, तो ये आप रखिए ऑप्शन नंबर डी। मैंने आपको बता दिया कि जैसे दोनों ओर से संकट होना, इधर कुआं है उधर खाई है, तो ये। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ये आपको बताना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, शब्द है, व्यंजन है, स्वर है, या फिर वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों, ये बिल्कुल आसान है, तो वर्ण है, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, या फिर ध्वनि रहे तो ध्वनि भी करेंगे हम, ध्वनि या वर्ण जो ऑप्शन में रहे, तो यहाँ पर अगर वर्ण नहीं होता तो हम ध्वनि भी कर सकते थे, पर यहाँ पर वर्ण है तो हम वर्ण करेंगे बिल्कुल। ऑप्शन नंबर जो डी है ये हो जाएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। अगला क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहा जाता है, ये आपको बताना है। उपसर्ग, प्रत्यय, समास, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहा जाता है, समास नहीं कहा जाता है। उपसर्ग प्रत्यय तो अलग चीज़ है, तो इसको कहते हैं दोस्तों, जो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को इसे कहते हैं संधि। संधि वर्णों या फिर ध्वनियों के मेल को, ध्वनि या फिर वर्ण दोनों एक ही चीज़ है, ध्वनियों और वर्णों के मेल को कहते हैं संधि, या फिर वर्णों के मेल को आया है यहाँ पर ध्वनियों को मेल को कहते हैं तो संधि, तब भी याद रखेगा। अब समास, तो समास कहते हैं शब्दों का मेल, समास होता है शब्दों का मेल, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग दोस्तों उप का अर्थ है समीप या फिर निकट कह सकते हैं, और उपसर्ग लगेगा पहले और प्रत्यय लगेगा बाद में, तो ये आप रखें। सिंपल भाषा में कोई परिभाषा, किसी आपकी परिभाषा जैसे वे लघु शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें कहते हैं बीच में भरने के लिए आएगा तो उपसर्ग। क्योंकि ये उपसर्ग प्रत्यय की दोस्तों आपको किताबी परिभाषा भी याद होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में आती है, ऐसा नहीं है एग्जाम में नहीं आता है, तो ये आती है, तो ये आप याद रखिएगा। बाकी उपसर्ग आप समझ जाएंगे कि जो पहले लगता हो वो उपसर्ग है, जो बाद में लगेगा वो हो जाएगा प्रत्यय, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, जैसे दोस्तों खेलनहार है, खेलनहार, अब इसमें क्या है, ये हार जो है ये प्रत्यय है तो बाद में लग गया, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो ये आपको बताना है भानुदय में कौन सी संधि है, गुण संधि और दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, या फिर वृद्धि संधि। अब दोस्तों देखते ही जिन लोगों ने संधि पढ़ी है बिल्कुल ही उत्तर दे दिया होगा, भानुदय में हो जाएगी दीर्घ संधि। अगर यहाँ पे आपका ऑप्शन रहता है कि स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तब आप करते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के दोस्तों 5 भेद होते हैं, उसमें दीर्घ संधि, तो भानुधन उदय हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा भानुदय। भानुदय ये आप याद रखिएगा, तो भानुदय में हो जाएगा दीर्घ संधि। बाकी जो व्यंजन संधि अलग है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 संधियाँ होती है, और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, 3 भेद तो यहीं पर दिख रहे हैं, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है, यण संधि है, और एक और है अयादि संधि। तो ये 5 संधियाँ होती है स्वर संधि के भेद में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। ये दोस्तों पवित्र थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा दिखने में, पर कोई नहीं, अगली बार से अच्छी आ जाएगी। पवित्र, कुशल, विनिमय, या फिर जलज। योग रूढ़, इन्हें दोस्तों आप पर्यायवाची के रूप में भी, और जैसे बहुव्रीहि समास होता है उसके रूप में भी, तो इसमें आपको जैसे पवित्र, कुशल, विनिमय ये भी नहीं होंगे, तो ये हो जाएगा योग रूढ़ शब्द हो जाएगा हमारा जलज। जलज, पंकज, लंबोदर, इस तरह से जो शब्द होते हैं जो पर्यायवाची भी होते हैं और बहुव्रीहि समास में भी ले सकते हैं इनको, तो ये हो जाएंगे हमारे योग रूढ़ शब्द। तो शब्द रचना के आधार पर दोस्तों जैसे शब्द 3 प्रकार के होते हैं, और जैसे रूढ़ शब्द हो गया, और योग रूढ़ यौगिक शब्द हो गया,
यौगिक शब्द हो गया और हो गया योग रूढ़ शब्द। तो कभी और डिटेल में बात करेंगे जब अगले जो क्वेश्चन आएंगे इनके बारे में। अगला क्वेश्चन है, चार पाई पर भाई साहब बैठे हैं, इसमें कौन सा कारक होगा, ये आपको बताना है। चार पाई पर भाई साहब बैठे हैं, चार पाई किस कारक में, ये आपको बताना है। कर्म कारक में, करण में, संप्रदान में या फिर अधिकरण में। अब दोस्तों कर्म कर्ता ने कर्म को, ये आपने पढ़ा होगा, करण से द्वारा। जैसे अब कई लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि दोस्तों जैसे बच्चे बस से स्कूल जाते हैं, अब कई लोग कहेंगे जिन्होंने अपादान से, वो अलग थोड़ी ना बस से। जैसे बच्चे क्या है, जैसे बच्चे बस से स्कूल जाते हैं या बस से स्कूल जाते हैं, तो उसमें जैसे अपादान में भी से आता है, तो कई लोग करेंगे अपादान से, वो बस से अलग थोड़ी ना, वो से द्वारा यानी कि करण से द्वारा, तो उसमें आ जाएगा से, यानी कि करण वाला। और चार पाई पर भाई साहब बैठे, पर अधिकरण में पर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। तो ये आप याद रखिएगा। जैसे कई बार आयोग पूछ चुका, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वही बिल्कुल पेड़ से, अपादान से। कई बार बिल्ली छत से कूद पड़ी, इस तरह से। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों चार पाई पर भाई साहब बैठे, तो अधिकरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ये हमारा सी। ये आप याद रखिएगा, अधिकरण चार पाई पर। आपको पहचानना आना चाहिए दोस्तों बस। बाकी कोई भी आपके सामने कुछ भी आयोग परिभाषा यानी कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, तो आप रट नहीं सकते। आप सिर्फ जो तरीका है वो आपको समझना है बस। अगला क्वेश्चन है, तन पर नहीं नता पान खाए अलबता, इसका अर्थ आपको बताना है। बहुत गरीब होना, ये यहाँ तक है। थोड़ा बहुत गरीब होना, ये एक है। व्यर्थ का प्रदर्शन, ये अगला है। एक साथ दो काम, ये अगला है। और बुरी आदत, क्योंकि ये पहले में सही लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा इस तरह का हो रखा है। और यहाँ तक एक है, यहाँ तक एक है, और ये एक साथ, और ये बुरी आदत, इस तरह का है। तन पर नहीं नता पान खाए अलबता का अर्थ है बहुत गरीब होना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता। तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, तो व्यर्थ का प्रदर्शन, यानी कि व्यर्थ का जो दिखावा करना, इस तरह से हम कह सकते हैं। तन पर नहीं है खाने, मतलब कि कुछ है नहीं, और खाली पान खाए अलबत्ता, व्यर्थ का प्रदर्शन, इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो है बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कान खोलना मुहावरे का अर्थ है। और आपको बताना है कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है। मैं पिछली बहुत सारी वीडियो में बता चुका, जो लोग डेली देखते होंगे। मुहावरा किस भाषा का शब्द है, 1 नंबर के लिए आपका यही एग्जाम में आ जाएगा और पूछा भी गया है। मुहावरा आपको बताना है। कान खोलना मुहावरे का अर्थ है कान में दवा डालना। अरे मतलब कि कान खोलेंगे तो कान में, खराब कान ठीक कर देना, क्या ऐसा भी होता है? या फिर जो अगला ऑप्शन है हमारा, सावधान कर देना। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। कान खोल दिया उसने, कि आप मतलब कि सावधान कर देना, सतर्क कर देना, ये हो जाएगा हमारा कान खोलना, ऑप्शन नंबर सी। बाकी दोस्तों आप जो बुक में हैं, जितने मुहावरे हैं, लोकोक्ति है, आपको पढ़ी होनी चाहिए आपने। और बाकी आपका क्या पता, अगर पढ़ा आ गया तो ठीक है, बाकी आप समझ के आधार पर भी कर सकते हैं। ज़्यादातर ये चीज़ें इस तरह की रहती है, और क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी होता है कि आप समझ के आधार पर करें कुछ क्वेश्चन। न्यूनतम का विपरीतार्थक शब्द है, ये आपको बताना है। न्यूनतम का अधिकतम, और न्यूनतम का न्यूनतम थोड़ी ना हो जाएगा, न्यून या फिर अधिक। तो न्यूनतम का हो जाएगा, आपने बिल्कुल सही सोचा है, ऑप्शन नंबर ए जो है अधिकतम। अगला क्वेश्चन है, लप्पो चप्पो करना मुहावरे का सही अर्थ है। लप्पो चप्पो करना मुहावरे का सही अर्थ है। डिंग मारना, अभी डिंग मारना तो अलग चीज़ें कहते हैं कि कई लोग डिंग मार रहा, खाली ये इस तरह से बोल रहा है। शिकायत करना, बात करना, ऐसा भी नहीं। लप्पो चप्पो करना हो जाएगा खुशामत करना, किसी की खुशामत करना, इनकी लप्पो चप्पो करना, इस तरह से हम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, विश्वास के लिए एक शब्द कौन सा है, ये फिर आ गया इस तरह से। और विश्वास के योग्य के लिए, अगर कोई आपको ऐसे विश्वास के योग्य है तो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। विश्वास, विश्राम, अब विश्राम तो अलग चीज़ है, ऑप्शन हटा दीजिए आप लोग, 3 ही ऑप्शन बच गए। विश्वसनीय या फिर विश्वासी। अब विश्वास के लिए एक शब्द विश्वास भी नहीं होगा, 2 ऑप्शन तो आपके इस तरह से गए। अब ए और सी में से बहुत आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, अगर जिन्होंने सही पढ़ा उन्होंने अपना उत्तर चुन लिया होगा, विश्वसनीय या फिर विश्वासी। तो विश्वास के लिए जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया है विश्वासी, आप बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, विश्वास के लिए एक शब्द है विश्वसनीय, ये आप याद रखिएगा, विश्वसनीय, ऑप्शन नंबर ए एक शब्द। अगला क्वेश्चन है, असक्त का सही अर्थ क्या है? असक्त, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है जो इनमें से कोई नहीं है। असक्त शब्द का अर्थ है, ये आपको बताना है, विरक्त, निर्मल, असहज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों असक्त यानी कि वो असहज है, वो असक्त है यानी कि वो काम करने में जैसे असक्त है, या असहज है वो नहीं कर पा रहा, तो असक्त या असहज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, ये 19वां है, बाकी जो अगला हमारा 20वां क्वेश्चन है। और बाकी इतने क्वेश्चन आज हमने देखे, बाकी इस तरह से वीडियो हर रोज आते रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये आपको बताना है। एक क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से यहाँ को देखने को मिलेगा, यहाँ से प्रश्न अगर आपकी 20 नंबर की अगर हिंदी आती है, आयोग जरूरी नहीं कि एक ही पूछे, 2 भी पूछ सकता है, जैसे कोई फिक्स नहीं है कि पत्रकारिता 2-3 भी पूछ सकता है, किसान साहित्य से भी 2-3 भी पूछ सकता है, ऐसा वो नहीं है, पर आपको ये आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, आप किधर जा रहे हो, आप किधर को जा रहे हैं, और आप कहाँ को जाते हैं, इससे तो बिल्कुल हटा दीजिए, या आप कहाँ जा रहे हैं, आपने बिल्कुल पढ़ते ही देख लिया होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल ये आप इसको कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा बिल्कुल सही, आप कहाँ को जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द आपको बताना है। नीरज, पंकज, ये नीरज, पंकज, जलज, दोस्तों ये कमल के पर्यायवाची हो गए, पर यहाँ पर पर्यायवाची भी हमने देख लिए, नीरज, पंकज, और ये तो दोस्तों दोनों शुद्ध हैं। पंकज जिसका नाम होगा, पंकज, पंखु, नीरज, नीरू जिसका नाम होगा, वो देख रहे होंगे तो कमेंट करके बताइए। अतिथि, ये भी शुद्ध है, अतिथि इस तरह से लिखते हैं। ये दौड़ना, दौड़ना होता है ना कि दौड़, इस तरह से होता है दौड़ना, ये हो जाएगा हमारा इस तरह से, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अतिथि का विलोम हो जाएगा आतिथे, 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 ये आप रखेगा अतिथि, यानी कि जो मेहमान, बिन बुलाए जो अतिथि, जिनकी आने की तिथि निश्चित ना हो, जिनकी आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि, तो ये हो जाएगा अतिथि। और इसका विलोम मैंने आपको बता दिया, आतिथे, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि, और ये सब हो गया, ये भी शुद्ध है। बाकी ये पर्यायवाची, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये वाला हमारा बिल्कुल सही। बाकी पंकज, नीरज, ये सब हमने चाम लिया, और पंकज भी हो जाएगा दोस्तों योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब जिसका नाम पंकज होगा अगर वो देख रहा होगा तो बोलेगा कि योग रूढ़ शब्द। तो दोस्तों ये पर्यायवाची, बाकी कमल के ये पर्यायवाची है। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन, और मिलेंगे कल को एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखेगा। थैंक यू, तैयारी करते रहिए।